welcome friends. In this particular video, we are going to learn about the current chopping phenomena of the circuit breaker. Okay, current chopping. देखिए पिछले 2-3 लेक्चर से हम जो है वो काफ़ी ज़्यादा जो है वो बात करते आ रहे हैं कि सर्किट ब्रेकर के कॉन्टैक्ट अगर ओपन करें तो उसके अंदर जो है वो उसके बिटवीन में आर्क प्रोड्यूस होता है और आर्क को एक्सटिंग्विश करना है वॉट, ठीक है। तो वहाँ पे जो है करंट चॉपिंग फिनोमेना आता है। करंट चॉपिंग फिनोमेना क्या है वो समझते हैं पहले। देखिए आपको पता होना चाहिए, अगर पता नहीं है तो पिछले लेक्चर्स आप देख सकते हैं कि ये जो थ्योरी है वो मैंने बहुत अच्छी तरह से वहाँ पे पढ़ाई है। तो ये थ्योरी आप देख सकते हैं वहाँ पे, ठीक है, करंट जीरो इंटरप्शन थ्योरी। और करंट चॉपिंग क्या है? द फिनोमेना ऑफ करंट इंटरप्शन बिफोर नेचुरल करंट जीरो इज रीच्ड इज कॉल्ड करंट चॉपिंग। देखिए अगर मैं बात करूँ कि कोई ऐसा इंडक्टिव लोड है या फिर स्मॉल इंडक्टिव लोड है कि वहाँ पे वो लोड जो है वो फॉल्ट है, वो पर्टिकुलर फॉल्ट नेचुरल करंट जीरो पर पहुँचने से पहले ही अगर वो ट्राई करेगी अपने आप ही क्लियर हो जाए। मान लीजिए कि ये पॉइंट यहाँ पे, देखिए ये पॉइंट यहाँ पे आपका जो है करंट नेचुरल करंट जीरो पे आपका आर्क एक्सटिंग्विश होना था, ठीक है ना। लेकिन स्मॉल इंडक्टिव करंट की वजह से क्या होगा कि यहाँ पे जो है ये पॉइंट कुछ इस तरह से यहाँ से यहाँ सडनली चेंज होके ज़ीरो होने की ट्राई करेगा। क्या करेगा? ज़ीरो होने की ट्राई करेगा। और वो ज़ीरो होने की ट्राई करेगा, लेकिन वोल्टेज की इफेक्ट की वजह से फिर से वो रिस्ट्राइक होगा और यहाँ पे आएगा, फिर से यहाँ पे आएगा, फिर से यहाँ पे, और इसी तरह से वो डाउन हो जाएगा। तो ये उसको बोलते हैं ये चॉप्स हुए। क्या हुए? अलग अलग चॉप हुए, ठीक है ना। तो देखिए समझते हैं करंट चॉपिंग जो है वो क्या है। So it mainly occurs in air blast circuit breaker because they retain the same extinguishing power irrespective of the magnitude of current to be interrupted. Okay, so when breaking low currents, I repeat, low currents, for example transfer magnetizing current with such breakers, the power deionizing effect of air blast causes the arc to be extinguished before the natural current zero. ठीक है, हम यूज़ करते हैं, अगर एयर ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर यूज़ करें तो वो एयर ब्लास्ट में जो भी एयर का ब्लास्ट होगा वो काफ़ी हद तक जो है वो पावरफुल होगा, ठीक है। क्योंकि ये लो करंट के अगर मैग्नीट्यूड का अगर कोई फॉल्ट है उसे हम क्लियर करने बैठेंगे तो उस टाइम पे क्या होगा कि वहाँ पे जो है वो आपके पास तो सर्किट ब्रेकर तो ऑलरेडी है ही, वो सर्किट ब्रेकर जो है वो बहुत ज़्यादा पावर वाला होगा। तो वो क्या करेगा? ब्लास्ट, अगर ये एयर ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर की अगर मैं बात करूँ फॉर एग्जाम्पल, तो वहाँ पे आर्क जो भी है आपका डाइलेक्ट्रिक मीडियम, ठीक है, वो ब्लास्ट एयर होगी, ठीक है, वो कंप्रेस्ड एयर होगी वहाँ पे। तो वो एयर क्या करेगी कि जब भी आर्क वो रुकेगी नहीं, वो मतलब जो है वो वेट नहीं करेगा कि भाई आपका जो ये ज़ीरो पॉइंट पे आपका करंट जो है वो फॉल्टी करंट जो है वो ज़ीरो पर आए, ठीक है। वो अपने आप ही क्या करना स्टार्ट कर देगी, वो ट्राई करेगी कि वो पहले नेचुरल करंट ज़ीरो से पहले ही इसको जो है वो हटा दे, ठीक है ना, आर्क को। सो let us assume certain circumstances like disconnecting transformer on load, अगर ट्रांसफॉर्मर को आप डिस्कनेक्ट करते हैं फॉर द मेंटेनेंस पर्पस तब भी आ सकता है। सो इन दैट केस बिकॉज ऑफ मैग्नेटाइजिंग इनरश करंट, मैग्नेटाइजिंग इनरश करंट आपको पता होना चाहिए, ठीक है। जब भी आप ट्रांसफॉर्मर को नो लोड से ऑन लोड पर ले जाए तब भी आप इनरश करंट फील कर सकते हैं, वहाँ पे ऑब्जर्व कर सकते हैं। सो इन दैट केस बिकॉज मैग्नेटाइजिंग इनरश करंट विच इज नथिंग बट मैग्नेटाइजिंग करंट component is very less, magnetizing component, that is I mu. So in such cases if you are going for air blast circuit breaker, now because of deionizing power is very high, deionizing power यानी कि वहाँ पे जो आर्क के पास जो इलेक्ट्रॉन्स है वो इलेक्ट्रॉन्स की वजह से वहाँ पे काफ़ी सारी हीट प्रोड्यूस हो रही है, और वो हीट जो है उसके मॉलिक्यूल्स अगर आप देखें तो वहाँ पे उसकी कंपेयर में, उसकी पावर के कंपेयर में आपका जो भी एयर ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर का मीडियम है एयर, वो उसकी डीआयोनाइजिंग पावर, वो पर्टिकुलर जो इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल जो है वो उसको आयोनाइज पार्टिकल जो है उसमें से डीआयोनाइज पार्टिकल में बदल देंगे, ठीक है, वो पावर काफ़ी ज़्यादा है इसके अंदर। सो बिकॉज ऑफ दैट आर्क विल एक्सटिंग्विश एट अ लेसर वैल्यू और मच बिफोर वैल्यू इंस्टेड ऑफ वेटिंग अप टू नेचुरल करंट जीरो। वो रुकेगा नहीं, वो रहा नहीं वहाँ पे, वो वेट नहीं करेगा कि ये जीरो पर आए और फिर से मैं यहाँ पे इस तरह से नॉर्मल बनाऊँ, वो यहाँ पर भी कर देगा, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी ट्राई करेगा। तो जिस जगह पे वो ट्राई करेगा उस जगह पे अलग अलग इस कंडीशन में जो है वो हमें चॉप देखने को मिलते हैं। तो उसी के कारण इसे करंट चॉपिंग कहा जाता है। देखिए किस तरह से होता है, देखिए आप सी, while interrupting low inductive currents, the rapid deionization of contact space and blast effect may cause the current to reduce abruptly
to 0. Well before the natural current 0. This current chopping causes very serious voltage oscillations, and this causes high voltage transient across circuit breaker and causes multiple breakdown of the medium of circuit breaker before final arc extinction. ओके सो अगर मैंने ये देखिए यहाँ पे कोई जो है वो एक सिस्टम ली है, मान लीजिए कोई जो है ट्रांसफार्मर का लोड है, मतलब एक कनेक्ट किया है यहाँ पे, और सर्किट ब्रेकर है, इंडक्टेंस है, ये कैपेसिटेंस है, और यहाँ पे जो है वो क्या है, सोर्स है. सो ये इसके बारे में अगर मैं बोलूँ तो यहाँ पे क्या गया, सी वेन एवर द आर्क एक्सटिंग्विशिंग करंट बिकम जीरो, वेन एवर द आर्क इज एक्सटिंग्विशिंग करंट बिकम जीरो, उस टाइम पे करंट जो है आपका जीरो होगा ना, ठीक है ना. सो सी वी हैव ऑलरेडी सीन प्रीवियसली सम करंट, सेम करंट पासिंग दिस आई, एंड दिस आई करंट इज सडनली बिकम जीरो. अगर यहाँ पे कोई करंट पास हो रहा है आई करंट, वो आई करंट जो है वो सडनली जीरो हो जाएगा, यहाँ पे जीरो होगा, ठीक है. सो व्हाट इज द इफेक्ट, वी नो दैट टू एनर्जी स्टोरेज एलिमेंट आर देयर. यहाँ पे आप देख सकते हैं दो एलिमेंट स्टोरेज है, सी और आर, दोनों स्टोरेज एलिमेंट ही है ना. सो बिफोर आर्क एक्सटिंग्विशिंग the energy stored in inductor is what, I repeat, before arc extinction, अभी arc vanish नहीं हुई है, before arc extinction the energy stored in inductor is what, 1/2 Li square. So this current now suddenly becomes zero. ये जो है ना वो suddenly zero हो गया. Okay, and energy can neither, we can see, हमें पता है कि energy can neither be created nor be destroyed. So it is just a transform to another, one phase to another phase, or one form to another form. So this current will become 1/2 CV square because of this particular capacitor. So this current is converted as extra voltage across capacitor. That means across capacitor means what? Across circuit breaker contacts. Okay, so what will the magnitude of voltage? It is the voltage magnitude is V is equal to I under root L by C, which is nothing but volts. Okay, so when I become zero, see, when current becomes zero, what will happen? High voltage produce across your circuit breaker contact. करंट जीरो हो जाएगा तो सेम टाइम आपके ऊपर जो हाई वोल्टेज प्रेशर बना रहेगा. सो हाई वोल्टेज प्रोड्यूस अक्रॉस योर सर्किट ब्रेकर कॉन्टेक्ट्स. ओके, सो टू अंडरस्टैंड दिस लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ ट्रांसफार्मर. ओके, देखिए अगर मैं उसका जो है वो केस लूँ, ट्रांसफार्मर का केस लूँ, तो उस केस में क्या होगा. देखिए मैं आपको इस शीट में समझाता हूँ. मेरे पास ट्रांसफार्मर है. देखिए ट्रांसफार्मर है मेरे पास. वो जो ट्रांसफार्मर है वो है 220 kV का, और उसका जो मैग्नेटाइजिंग कंपोनेंट है यानी कि आई म्यू कंपोनेंट, मैग्नेटाइजिंग कंपोनेंट है वो 10 एम्पियर का है, और वो आरएमएस वैल्यू है. क्या है आरएमएस वैल्यू? 220 kV आई म्यू, यानी कि मैग्नेटाइजिंग कंपोनेंट क्या है 10 एम्पियर है. सो चॉपिंग एट डन, मान लीजिए कि यहाँ पे हम बोल देते कि चॉपिंग डन एट 5 ampere instantaneous value. So we can say that I is equal to what, 100 hertz. Sorry, my mistake. Here the देखिए यहाँ पे अगर मैं कुछ इस तरह से बोलूँ कि ये जो है ना, मान लीजिए चलो इंडक्टेंस ही ले लेता हूँ. यहाँ पे इंडक्टेंस L इज इक्वल टू 100 हेनरी. ठीक है, L इज इक्वल टू 100 हेनरी. कैपेसिटेंस ले लेते हैं, देखिए 0.0040 माइक्रोफेराड. इसको जो है, क्योंकि ये देखिए इंडक्टेंस और कैपेसिटर में कितना ज़्यादा फर्क है, तो हमें पता है कि ट्रांसमिशन लाइन के इसमें देखिए इस तरह से कैपेसिटेंस की इफेक्ट बहुत ही ज़्यादा कम होती है कंपेयर टू इंडक्टेंस. सो 5 एम्पियर अगर है तो मैं इसमें पुट करूँ इक्वेशन. सो V इज इक्वल टू वॉट, क्या था, I इज इक्वल टू V इज इक्वल टू I अंडर रूट LC. सो I इज इक्वल टू वॉट 5, वॉट इज L 100, एंड वॉट इज 0040 10 to minus 6. सो V कितना आएगा 790 kV. कितना आएगा 790 kV. बट सप्लाई वोल्टेज इज 220 kV. देखिए सप्लाई वोल्टेज क्या हमें मिला है, वो 790 kV मिला है, लेकिन सप्लाई वोल्टेज आपका क्या था 220 kV. तो कितना जो है ये 3 to 4 टाइम्स जो है वो हायर वैल्यू आया आपका. सो ये जो 3 to 4 टाइम्स जो हायर इसकी ये इसके कंपेयर में आया ना, तो ये क्या करेगा, ये वोल्टेज देखिए
आप देख सकते हैं यहाँ पे करंट चॉपिंग, ठीक है। ओके, सो यहाँ पे क्या होगा, देखिए मैंने बोला आपको कि जो भी वोल्टेज है वो कितना हुआ, बहुत ही ज़्यादा 3 to 4 टाइम्स जो है वो आपके जो वोल्टेज है उससे ज़्यादा हुआ। तो उस टाइम पे क्या होगा कि देख सकते हैं यहाँ पे जो मैंने ये दिखाया ऑरेंज में, वो ये करंट है अपना, बराबर है, ठीक है, वो फॉल्टी करंट है, ये आर्क वोल्टेज है अपना, ठीक है। और अगर मैं इस तरह से दिखाऊं तो ये एक्चुअल में, ये थोड़ा सा मैंने गलत ड्रॉ कर दिया यहाँ पे, ये जो है ना वो ये आर्क वोल्टेज के बीच ही आता है कुछ इस तरह से, ठीक है। तो ये आप जो नीचे पिंक वाली लाइन है, ये तीनों के तीनों वो कंसिडर मत कीजिएगा। देखिए अगर मैं बोलूँ कि ये जो है ये अपना आर्क करंट है, ये पूरा आर्क करंट है, आर्क करंट जो है वो यहाँ पे मैंने हाफ कर दी, ये जो हो गया अपना मिड पॉइंट, ये अपना आर्क वोल्टेज हो गया। हमें पता है कि जब भी करंट जो है वो 0 पॉइंट पे होगा आपका वोल्टेज मैक्सिमम होगा, लेकिन आर्क का वोल्टेज वो है, आर्क वोल्टेज है, इसलिए उसका वोल्टेज जो है क्या होगा, वो पोजीशन इसकी, और वो होगा वोल्टेज मैक्सिमम, लेकिन कंपैरेटिवली वो क्या होगा, इस करंट से बहुत ही कम वैल्यू में होगा, ठीक है। सॉरी, करंट जीरो जब भी होगा तो वोल्टेज आपका क्या होगा, मैक्सिमम वैल्यू पर होगा, ठीक है। लेकिन अगर मैं देखूं कि यहाँ पे ये आर करंट है और नेचुरल करंट जीरो यहाँ पे, यानी कि इस नेचुरल करंट जीरो पे आपकी जो फ्रीक्वेंसी है वो इस तरह से आएगी, और इस तरह से जो है वो क्या हो जाएगा, आपका जो है नॉर्मल वोल्टेज आना था, ठीक है ना। आप देख सकते हैं यहाँ पे, ये देखिए ये नॉर्मल ज़ीरो है, तो ये ज़ीरो यहाँ पे मैंने है, नेचुरल करंट ज़ीरो, और उसके बाद जो है वो रिस्ट्रिक्टिंग वोल्टेज आने वाला था, ठीक है। तो ये रिस्ट्रिक्टिंग वोल्टेज यहाँ पे आने वाला, लेकिन मैंने बोला कि जो भी ट्रांसफॉर्मर टाइप, यानी कि जो भी स्मॉल इंडक्टिव डिवाइसेस है, अगर आप डिस्कनेक्ट करोगे या फिर ऐसा कुछ, तो क्या होगा कि आपके पास जो भी सर्किट ब्रेकर अवेलेबल है, हालांकि एयर ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर होता है, तो उस केस में क्या होगा कि वो एयर ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर की जो भी मीडियम आप यूज़ कर रहे हो, वो मीडियम जो है काफ़ी हद तक जो है प्रेशराइज करके, या वहाँ पे हम सर्किट ब्रेकर के कॉन्टेक्ट के बीच में पास करते हैं। तो इस केस में क्या होगा, वो सर्किट ब्रेकर ये जीरो तक नहीं रुकेगा, वो क्या ट्राई करेगा, इस पॉइंट पे, इस पर्टिकुलर पॉइंट पे इसको जीरो करने की ट्राई करेगा करंट को। तो देखिए, तो इस पॉइंट पे मान लीजिए कि करंट को जीरो करने की ट्राई की, तो इस पॉइंट पे यहाँ से वो जीरो हो गया, क्या हो जाए, हो गया जीरो हो गया। लेकिन करंट जीरो हुआ, एट द सेम टाइम वोल्टेज की वैल्यू जो है वो काफ़ी हद तक जो है बढ़ गई। सो वोल्टेज की वैल्यू आपकी थी 220 की, लेकिन आपको मिल रहा है अभी 790। तो वोल्टेज, उस वोल्टेज की वैल्यू की वजह से आपका आर्क जो है वो रिस्ट्राइक अगेन होगा। तो ये देखिए आप, अगेन ये रिस्ट्राइक हुआ, इस तरह से ये रिस्ट्राइक हुआ, ठीक है। सो आप देख सकते हैं एट द सेम टाइम, आप देखिए ये आर्क वोल्टेज है, ये आर्क वोल्टेज है पूरा, ठीक है ना। सो आर्क वोल्टेज जो इस तरह से वेरी होगा, ये फर्स्ट पॉइंट पे, ये दूसरे पॉइंट पे, ये यहाँ पे वो क्या करेगा, फिर से चलेगा, ठीक है। तो वो आर्क वोल्टेज के ये पर्टिकुलर जो है वोल्टेज अक्रॉस सर्किट ब्रेकर है। वोल्टेज अक्रॉस सर्किट ब्रेकर क्या करेगा कि जितना भी आपका आर्क वोल्टेज है उतना होने की ट्राई करेगा, लेकिन फिर से वोल्टेज की वैल्यू हाई होने की वजह से फिर से रिस्ट्राइक करेगा, फिर से अगर जो है वो ट्राई करेगा तो जितनी भी करंट की वैल्यू कम होती जाएगी उतना ये भी कम होता जाएगा, ठीक है। आप देख सकते हैं यहाँ पे रिस्ट्राइक हुआ, तो फिर से ये यहाँ पे आर्क आपकी पनप रही है, आर्क जो है वो बन रही है, फिर से जो है आपके मॉलिक्यूल्स क्या हो गए, अभी जो है वो डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ जो थोड़ी सी बढ़ गई, तो फिर से क्या होगा, उसको क्लोज करने की ट्राई करेगा सर्किट ब्रेकर, तो फिर से अगर क्लोज करने की ट्राई करे तो फिर से जीरो पर हो गया। लेकिन आफ्टर सम टाइम, थोड़े से टाइम के बाद फिर से जो है वो क्या होगा, फिर से आर्क आपकी जो है वो पनपती रहेगी वो इस पॉइंट पे। क्यों? क्योंकि वोल्टेज जो है उसका लेवल तो है ही, लेकिन करंट की वैल्यू घट रही है। देखिए आप, करंट की वैल्यू जो है ना वो कम हो रही है यहाँ पे। तो किस तरह से कम होगी, देखिए इसको कंसिडर कीजिए, व्हेन दैट दिस मच अमाउंट ऑफ वोल्टेज सुपर इम्पोज ऑटोमेटिकली, सी इस वैल्यू को अगर हम सुपर इम्पोज करेंगे आपकी नेचुरल फ्रीक्वेंसी पे, सो व्हेन दिस मच अमाउंट ऑफ वोल्टेज सुपर इम्पोज्ड, automatically breakdown of dielectric happens, so the current will continue, but because of this voltage, if breakdown happens, again voltage will drop to your arc voltage, and again after some time, because medium is ionized, again arc will extinguish. ओके, ये प्रोसेस है पूरी। सो नाउ करंट इज डिक्रीज टू अ लेसर वैल्यू। मान लीजिए कि करंट उसकी वैल्यू जो है वो 2.5 हो गई, 5 से
So L by C 100 divided by 0.0004 or something. Okay, 10 raised to power minus 6. सो वोल्टेज क्या आ जाएगा इसमें 395 kV. सो अभी भी 395 kV है मौजूद वहाँ पे. तो ये 395 लेकिन हमारे पास 220. वो फिर से जो है वो ट्राई करेगा रिस्ट्राइक करने के लिए. ये रिस्ट्राइक हुआ, फिर से जो है वो अगेन इस तरह से वो पूरा वर्क फॉलो करेगा और उसके बाद जो है वो क्या हो जाएगा, ये नेचुरल करंट जीरो पे जो है वो आपका वर्क कर सकेगा. लेकिन ये चॉपिंग जो आ रही है ना, इसे जो ये जो बोल रहे हैं ना, इसे हम चॉपिंग बोलते हैं. क्या बोलते हैं? करंट का चॉप होना. करंट जो वो चॉप हो रहा है, ठीक है, वो डिवाइड हो रहा है. तो दिस इज ऑल अबाउट दी करंट चॉपिंग. नाउ as you can observe here in this particular figure, सो मैंने बोला कि ये जो वोल्टेज है, ये पर्टिकुलर जो वोल्टेज है, सिस्टम वोल्टेज तो इतना था ना, लेकिन ये वोल्टेज आपको मिल रहा है. सो ये जो वोल्टेज है वो क्या होगा, दिस वोल्टेज अपीयर्स अक्रॉस द सर्किट ब्रेकर कॉन्टेक्स्ट, दिस वोल्टेज, and such a transient voltage having high rate of rise of restriking voltage appears across the context, and there will be restriking of arc at some point. Okay, restrike होगा तो ये देखिए आप, ये restrike होगा तो पूरा इस तरह से यहाँ पर तक पहुँचेगा, लेकिन restrike होने की वजह से फिर से यहाँ तक आ गया. ठीक है. So if the arc restrike further, chop may occur, as you can see here, chop may occur. Thus, before the final arc interruption, or you can say final interruption of the current, there will be many chops. यहाँ पे मैंने 4 ली है. There will be many chops, and the circuit breaker will fail to clear the fault. And alternatively, if this restrike does not occur, the saver voltage trace will appear across circuit breaker contacts. So the rise of voltage before restriking is an important factor. I repeat, the rise of voltage before restriking is an important factor. The lower is the rate of rise, more is the time required for deionization, and high voltage will be reached. I am repeating once again, the lower is the rate of rise, more is the time required for deionization, and high voltage will be reached. So after first chopping, ये जो है ना, आप देख सकते ये इसे बोलते हैं फर्स्ट चॉप. क्या बोलते हैं? फर्स्ट चॉप. So after first chop, the deionizing force which is still in action, that acts, and second chop of current takes place. This second. बट द आर्क करंट इज नाउ स्मॉलर देन द प्रीवियस वन. आर्क करंट जो है वो काफ़ी हद तक जो है वो वहाँ पे डिक्रीज हो चुका है. सो द एन आर्क करंट कोलैप्स एंड रिस्ट्राइकिंग वोल्टेज इज अगेन बिल्ट. दस अ सीक्वेंस ऑफ चॉप विल अकर and arc will continuously decrease until the final chop brings out the current to zero. So there will be not be any further restriking as the gap is almost deionized. Okay, so this is the all about the current chopping. Okay, thank you.